आल हिंदी पंजाबी इंग्लिश की चलेगा। अब वो मेन है, एक तो रात को डॉक्टर्स को संबोधित करना है, एक CME है, और उससे पहले एक और नॉन डॉक्टर्स की गैदरिंग है। अप्रॉक्सीमेटली वी आर एक्सपेक्टिंग 150 पीपल, जिसमें भी हार्ट डिजीज़ अवेयरनेस का ही एक लेक्चर है। इस सिनेरियो में जब यहाँ आने का था तो सोचा आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे बात करते हैं। कुछ अवेयरनेस हार्ट डिज़ीज़ के लिए बेस्ट आपका मीडिया है, उसके ज़रिए क्रिएट हो, लोगों को पहुँचे और लोग हृदय रोग से बच सकें या उनको कैसे मैनेज करना है वो सब सीख सकें। सो नथिंग लाइक इट, उससे बेटर, प्रिंट मीडिया से बेटर और कुछ नहीं है जो ये चीज़ उन तक पहुँचाए। हार्ट डिज़ीज़ तो हमें पता है बहुत तेज़ गति से बढ़ी है, बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो वेल्व डिज़ीज़ है। हार्ट के अंदर 4 वेल्व होते हैं, एक वेल्व है एओर्टिक वेल्व। तो ये मेन एग्जिट वेल्व है हार्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेल्व है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस वेल्व के थ्रू ही सारा ब्लड बॉडी को जाता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 60 के बाद 5% लोग, 5% नॉर्मल पॉपुलेशन में ये वेल्व सिकुड़ना शुरू हो जाता है। 70 के बाद 10 से 12% में हो जाता है, 75 के बाद 20% में हो जाता है। तो वेल्व सिकुड़ने लगता है उम्र बढ़ने से। रीज़न बहुत सिंपल है, कोई चीज़ जब बहुत छोटी सी स्पेस में उसको हर बीट के साथ खुलना और बंद होना है, हर पल्स के साथ, हर हार्ट बीट के साथ उस वेल्व को खुलना है और बंद होना है, तो उस पर एक स्ट्रेस आता है। तो एज के साथ वो जो स्ट्रेस है उस वेल्व को उसका मोटापा बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है और उसमें कैल्शियम जमने लगता है। तो उसके कारण उस वेल्व में श्रिंकेज पैदा हो जाती है, इसको कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। तो जब वेल्व में श्रिंकेज पैदा हुई तो ये वाला सबसेट, तो मानो 10% लोग 60-65 के बाद इसकी चपेट में नॉर्मली आते हैं, सिर्फ एजिंग के बलबूते पे, कोई और बीमारी नहीं है। ये एजिंग के कारण एओर्टिक स्टेनोसिस होना है और 10% लोग 60-65 के बाद इसकी चपेट में आने हैं। और जिनको ये एओर्टिक स्टेनोसिस होता है उनमें लक्षण पाए जाते हैं, या तो उनका सांस फूलने लगता है, या कुछ चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या पेन होने लगता है, या कुछ अचनचेत उनको सिनकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो एकदम से ब्लैकआउट होते हैं और वो गिर जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, इनको सिनकोप एपिसोड कहते हैं, ये होने लगते हैं। तो जब भी ये 3 चीज़ हों किसी भी इंसान को 60 के बाद, तो उसका एक सिंपल एकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए टेस्ट होना चाहिए भी एओर्टिक वेल्व की दशा क्या है। और अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो वो इंसान सडन कार्डियक डेथ के लिए वल्नरेबल है। तो 10% लोग 60-65 की उम्र के बाद एओर्टिक स्टेनोसिस से पीड़ित होंगे और सडन कार्डियक डेथ के रिस्क पे आ जाएंगे। अगर तो पता चल गया, इलाज हो गया, वो बच जाएंगे। अगर पता नहीं चला और इलाज नहीं हुआ तो वो सडन डेथ कभी भी हो सकती है। तो इसलिए किसी को ऐसे लक्षण हैं तो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत सिंपल है, इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट कराएं और देखें वेल्व्स की दशा क्या है, हार्ट की दशा क्या है। अब होता क्या है, जब वेल्व सिकुड़न अगर कई सालों तक चलता है तो हार्ट भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि ये मानो भी वेल्व सिकुड़ गया और हार्ट को पंप करना है ब्लड को, तो उसको जब ओपनिंग नहीं मिल रही तो उस पर बहुत स्ट्रेन आ जाता है। तो धीरे धीरे हार्ट कहेगा भी मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे को तो रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ से काम करूँ। तो वो अपना एफिशिएंसी छोड़ने लगता है, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, तो उससे हार्ट फेलियर पैदा हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग डिटीरियोरेट करते हैं और रिस्क पे रहते हैं सडन कार्डियक डेथ के। जब ये चीज़ डायग्नोस हो जाए, जिसका सिंपल एक एकोकार्डियोग्राफी ही साधन है डायग्नोस करने का, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत क्लियर है। अगर वो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो उसको वेल्व को बदलना ज़रूरी है, बिना बदले इस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। अभी तक 10 साल पहले तक नॉर्मली इसके बदलाव के लिए सर्जरी ही एक रास्ता था, बट देन बड़े सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सर्जरी के लिए भी हाई रिस्क पे हैं, जिनका किसी कारणवश सर्जरी का रिस्क इतना ज़्यादा है अभी सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा। तो अगर जो एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स हैं उसमें से 40% पेशेंट ऐसा है जो सर्जिकली हाई रिस्क पे है, या तो हार्ट की दशा के कारण, क्योंकि हार्ट इतना कमज़ोर हो चुका है, या उसको लिवर भी ख़राब होने लगता है, किडनी भी ख़राब होने लगती है, फेफड़ों में कोई बीमारी है, इन सब चीज़ों के कारण सर्जरी का रिस्क हाई है। तो पहले तो हमारे पास इसका कोई और उपाय नहीं था, बट अब पिछले 10 साल से एक प्रोसीजर बहुत प्रचलित हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, जो बहुत पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है,
जिसको हम बिना सर्जरी के वैल्व को बदल देते हैं, जांघ से जाते हैं एंजियोग्राफी की तरह, कोई और काटपीट नहीं, कोई और ब्लड लॉस नहीं, कोई एनेस्थीसिया भी नहीं, हम एनेस्थीसिया भी नहीं देते, ऐसे पेशेंट जगता रहता है, ग्रॉइन से जाके उस वैल्व को हम बदल के लौट आते हैं। 2 या 2.5 घंटे का प्रोसीजर है। अब करते करते जब हमने 7-8 साल पहले शुरू किया था, जब इंडिया में आया प्रोसीजर, तब हम इस पेशेंट को 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज रखते थे, आईसीयू में 2 दिन रखते थे। अब ये ऐसे इतना पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर हो गया, आज हम प्रोसीजर करते हैं, कल छुट्टी कर देते हैं। सो सेफ प्रोसीजर है, बहुत पेशेंट फ्रेंडली है। वैल्व बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ब्लड लॉस के, बिना किसी एनेस्थीसिया के बदला जाता है। तो यू कैन वेल इमेजिन एक एंजियोप्लास्टी की तरह हुआ, वैल्व बदला गया, पेशेंट को कोई उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुए, कोई उसको थकावट नहीं हो रही, कोई उसको कमज़ोरी नहीं आ रही, और तीसरे दिन से वो नॉर्मल स्थिति में चल पड़ा। और जो रिस्क था हार्ट डिजीज़ का, जो हार्ट सडन डेथ का, वो भी सारा ट्रीट हो गया। तो इसलिए ये अच्छा एक प्रोसीजर है। इसको कहते हैं TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। सो इसका अवेयरनेस क्रिएट करना इतना ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे डॉक्टर्स जो इसके साथ बहुत अवेयर नहीं हैं या बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, वो शायद इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ अंडर यूटिलाइज्ड थिंग। जब किसी को पता होगा तभी तो उसका इलाज वैसे वो कराने के लिए उस दिशा में जाएगा। सारी चीज़ें इस प्रोसीजर के साथ जुड़ी हुई बहुत अच्छी हैं। कॉस्ट फैक्टर अभी थोड़ा ज़्यादा है। शुरू में सिर्फ अमेरिकन वैल्व्स थे तो कॉस्ट फैक्टर और ज़्यादा था। पिछले 5 साल से एक इंडियन कंपनी ने इस वैल्व को बनाना शुरू किया, ये गुजरात में की कंपनी है, तो उसके कारण कॉस्ट में भी कमी आई है। सो बहुत सारे पेशेंट्स इसको अब इस थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, जो पहले ठीक नहीं हो पाते थे, क्योंकि सर्जरी हाई रिस्क होता था। उसमें सर्जरी, यहाँ तो सर्जरी के लिए जाते थे, वो लौट नहीं पाते थे सर्जरी टेबल से, उनकी डेथ हो जाती थी, और यहाँ सर्जन सर्जरी करता ही नहीं था। तो अब हम लोग वेदांता में अप्रॉक्सीमेटली 20 टैवर मंथ के करते हैं, ऑलमोस्ट डेली 1 टैवर मान के चलें, ये इतना हमारा इंसिडेंस है इसको करने का। बहुत सारे हमारे पास शायद नंबर्स इसलिए, एंड दिस इज़ द लीडिंग सेंटर इन इंडिया जहाँ इतना वॉल्यूम हो रहा है, शायद इसलिए भी दूर दूर से लोग आते हैं इसको कराने। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। सो इसका कंफर्ट जोन और पूरा एक्सपर्टाइज़ बड़े अच्छे से है हम लोगों के पास, और इसको किया जाता है। इतना ही नहीं, हम लोग क्योंकि हम इतने प्रोसीजर कर चुके हैं, और शहरों में जाके इस पद्धति को और बढ़ाने में और आगे लोगों को सिखाने में, इसके लिए भी बहुत काम करते हैं, एफ़र्ट करते हैं। मैं कोई कम से कम इंडिया के ही 20 शहरों में, छोटे शहरों में, जहाँ पे ये प्रोसीजर वैसे नहीं सोच सकते, बट होता क्या, जब कोई पेशेंट वहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता, इतना कोई 80 ईयर ओल्ड है, 82 ईयर ओल्ड है माता जी जो शिफ्ट नहीं हो सकती, तो वो वहीं पे हम प्लान कर देते हैं। बट दे कॉल सर्टन पीपल जिन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम किया, उनको प्रॉक्टरशिप कहते हैं। तो हम प्रॉक्टर करते हैं ये प्रोसीजर्स बाहर जाके, उनको पूरा स्किल सिखाते हैं, इसका प्रोसीजर का डिटेल टेक्निकल सारी टेक्निकलिटीज़ उनको सिखाया जाता है, और हम ही करते हैं, बट वो सीखते हैं। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द टेक्निकल स्किल्स आर परकोलेटेड डाउन टू ऑल द अदर सिटीज़। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो ये भी हम करते हैं, बट मोस्टली हम कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, पूरी टीम्स डेवलप हैं, तो वहाँ के आउटकम्स डेफिनेटली बेटर होंगे छोटे सेंटर से। बट कहीं कुछ ऐसा कंपल्सिव हो भी जो पेशेंट बिल्कुल हिल नहीं सकता, तो वहाँ ऐसे भी फैसिलिटीज़ हम प्रॉक्टरशिप के ज़रिए करते हैं। तो ये है टैवर का प्रोसीजर के बारे में, और इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें इसमें लिखी हैं कुछ। ये डेटा है, आप देख सकते हो। अभी ये, अब एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा। अभी मैं पिछले महीने न्यूयॉर्क में था, इसी वैल्व्स की एक कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें कुछ मेरे टॉक्स भी थे। तो उसमें एक नई चीज़ आ रही है सामने, जो इंडिया में या यूएस में अभी ट्रायल्स में है, वो 2 साल बाद आएगी। अभी क्या है, जब ये वैल्व हम यूज़ करते हैं तो इसकी मोटाई है, यहाँ से जाते हैं बट मोटाई है,
इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ता है भी ब्लीडिंग ना हो, और बाद में उसको बंद भी करना पड़ता है। बट फिर भी 10% केसेस में यहाँ ब्लीडिंग होती है तो हमें उसको स्टिचेस के ज़रिए ठीक करना पड़ता है। 90% हम ऐसे ही सेटल कर लेते हैं। बट क्योंकि इतना मोटा है वैल्व लेके जाने में, वहाँ होल होता है नीचे, होता कोई कट नहीं लगता, कोई ब्लेड नहीं लगता, बट उसको उसके ज़रिए जाते हैं। तो एक नई उपलब्धि, एक नई ट्रायल हो रही है जिसमें अब जो इसकी मोटाई 14 फ्रेंच, हमारी टर्मिनोलॉजी में मोटाई को फ्रेंच में नापा जाता है, तो 14 फ्रेंच थी, अब वो 8 फ्रेंच होने वाली है। तो 8 फ्रेंच माने जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उतनी मोटाई रह जाएगी। तो वो 8 फ्रेंच का अगर ये सारा सक्सेसफुल हो गया ट्रायल, जिसको अभी 1.5-2 साल लगेंगे सारी। पहले होता क्या है, पहले कोई चीज़ जब इजाद होती है तो उसको फिजिबिलिटी स्टडी होती है ह्यूमंस में, फर्स्ट इन ह्यूमन। अभी फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं, 5 पेशेंट्स में ये ट्रायल हुआ है। बट देन उसके बाद ये ट्रायल 300 पेशेंट्स में होता है। 300 पेशेंट्स में जब सेफ्टी प्रूव हो जाती है 6 महीने बाद, तब फिर वो चीज़ आनी शुरू होती है, अभी उसको अप्रूवल्स मिलते हैं। तो अभी ये चीज़ 1.5 साल दूर है, बट 8 फ्रेंच की तरफ बढ़ रहे हैं हम। उसको और पतलापन है, उसका मायने ये होगा, अगर वो 8 फ्रेंच वाला पूरा सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है तो आज पेशेंट आएगा, आज वेल बदला जाएगा, कल सुबह घर में। सो यहाँ तक ये साइंस टेक्निक पहुँचने वाली है, जिसमें कोई एक रात के अंदर या सेम डे भी डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं है फिर इस पॉइंट की। अभी भी हम नेक्स्ट डे शाम को या 2 दिन के बाद डिस्चार्ज इसलिए करते हैं भी यहाँ से कोई ब्लीडिंग ना हो जाए। वैल्व तो लग गया ठीक ठाक, बट यहाँ से कोई ब्लीडिंग ना हो, इसको देखते रहना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें नई एडवांसमेंट्स हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक कहाँ तक पाकर साबित हो रही है, बताया नहीं, तकनीक काफ़ी कुशली है। हाँ, तो और अधिक मतलब लोगों तक पहुँचे, लोगों तक कारगर हो। देखो मैं बताता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ 7 साल पहले, 8 साल पहले हमने पहला केस किया था, तब इस तकनीक का टोटल कॉस्ट 26 लाख रुपए पड़ता है। तब वो अमेरिकन वेल्व्स थे, कस्टम ड्यूटी थी, सब कुछ बहुत महंगा था। तब भी प्रोसीजर होते थे। तब ऑब्वियसली जब इतना महंगा प्रोसीजर है तो कराने वाले की संख्या कम होती है। तो इनिशियली मुझे याद है 8 साल पहले हम कोई महीना में 2 या 3 केस दूर दूर से आते थे और वही करते थे। 5 साल पहले एक इंडियन कंपनी इसको वेल्व को बना रही थी काफ़ी सालों से। 5 साल पहले उन्होंने उसको पूरा अप्रूवल्स के साथ मार्केट में लेके आए। मैरिल कंपनी है गुजरात की। तो उससे जो 26 लाख कॉस्ट थी वो 17 लाख पे आ गई। तो अभी तक ये प्रोसीजर 16.5, 17 लाख, 16 लाख में होता है इंडियन वाले वेल्व से, जो कि बहुत अच्छा वेल्व है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। कोई पेशेंट स्पेसिफिकली अमेरिकन वेल्व मांगे तो उसकी कीमत भी अब 23-24 लाख के करीब आ गई है, 26 से। सो अब आगे क्या हो रहा है, अभी 10 कंपनीज इस वेल्व के साथ आ रही हैं, क्योंकि इसमें जो दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, दिस इज़ अ एज। छोड़ दो, इफ़ समबडी हैज़ अ ऑप्शन दैट योर वेल्व विल बी रिप्लेस्ड विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी ब्लड लॉस, विदाउट एनी एनेस्थीसिया, और दूसरी तरफ है आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको पूरी छाती को चीर के जाना है वहाँ जहाँ पे ब्लड लॉस होगा, और छाती को जुड़ने में फिर 1 महीना लगता है, उसको वीकनेस आती है, ब्लड लॉस होता है बहुत। तो नो बडी वुड वॉन्ट इट। आई एग्री, स्टिल इन इंडिया देयर वुड बी पीपल, क्योंकि सर्जरी सस्ती है। अमेरिका में सर्जरी और टैवी का कॉस्ट बराबर है, इसलिए नो बडी वॉन्ट्स सर्जरी। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। बट उसका मेन जो सोल्यूशन है वो यही है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लोग कराएं। इंडिया में सर्जरी कोई लगभग अच्छे सेंटर में 4 से 5 लाख है, और इसका 15 से 16 लाख है। सर, जो वाल चेंज होता है इसकी लाइफ कितनी आएगी? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो इसमें जो वेल्व है वो टिश्यू वेल्व लगता है। टिश्यू वेल्व किसी के टिश्यू से बनता है। सो उस टिश्यू वेल्व को अल्टीमेटली जब भी वो लगेगा वो डिजेनरेट होगा। 60 और 65 की उम्र के बाद अगर हम सर्जरी भी करते हैं तो भी टिश्यू वेल्व यूज़ करते हैं। जो 50 की उम्र से कम हो, 55 की उम्र से कम किसी को एओर्टिक स्टेनोसिस हो, तब उसको मेटल वेल्व लगाया जाता है। मेटल वेल्व की ड्यूरेबिलिटी 25 साल है या उससे भी ज़्यादा है। टिश्यू वेल्व की ड्यूरेबिलिटी 10 से 12 साल, चाहे वो सर्जरी का हो चाहे वो टैवर का हो। बट जब हम 65 के बाद अगर मेटल वेल्व लगाएं तो उसको ब्लड पतला करने की दवा वो छोड़ नहीं पाएगा कभी,
क्योंकि जैसे ही छोड़ेगा उस पर क्लॉट जम जाएगा और उसमें लकवा हो सकता है या हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो दवा हमेशा लेनी पड़ेगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए नॉर्मली ये गाइडलाइन है 65 के बाद ना तो सर्जरी में मेटालिक वाल्व कोई लगाता है सर्जन, तो इसलिए इस प्रोसीजर को ज़्यादा प्रोपागेट हम करते हैं भी इसको 65 के बाद ही करें टैवर को, क्योंकि बराबर हो जाएगा सर्जरी से। उसमें भी टिश्यू वाल्व लगना है, इसमें भी टिश्यू वाल्व लगना है, सिर्फ कॉस्ट का अंतर रह जाता है, बट आसानी इसमें बहुत है, कंफर्ट इसमें बहुत है। और इतनी ही बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट सर्जरी करा ही नहीं सकते जो सर्जिकली हाई रिस्क हैं। हमारे पास भरे हुए हैं ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्ट फंक्शन 15% रह गया, उनके लीवर के टेस्ट ख़राब हो चुके हैं, उनको सांस की दिक्कत है, वो पहले स्मोकर थे या कुछ थे, अब उनका फेफड़े भी गले हुए हैं, तो वो ऐसा पेशेंट सर्जरी से बाहर नहीं आ सकता। ऐसे पेशेंट के लिए और कोई रास्ता नहीं है। पहली बात तो जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है उनके लिए यही प्रोसीजर है। जिनके लिए रास्ता है और उनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तब भी ये प्रोसीजर पूरा साथ खड़ा हुआ है। एओर्टिक स्टेनोसिस एक वाल्व की श्रिंकेज की कंडीशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस। वाल किस उम्र तक बच्चे का श्रिंक हो जाता है, कितनी उम्र? वही तो बताया मैंने, 60 की उम्र के बाद 5 से 7% जनरल पॉपुलेशन में ये वाल्व श्रिंक होने लगता है 60 की उम्र के बाद। हाँ, एक और सबसेट है जिसमें यंग एज में भी एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, उसको बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कहते हैं। वो जन्म से ही एओर्टिक वाल्व में थोड़ा सा नुक्स आ जाता है, उसमें 30 से 40 की उम्र में ये वाल्व श्रिंक कर जाता है। वो भी इंडिया में बहुत हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व्स। तो इंडिया में यंग पेशेंट पे एओर्टिक स्टेनोसिस मिलने के चांसेस बहुत हैं, बट ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसको 50 के कम की उम्र में नहीं करना चाहिए टैवर को, क्योंकि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो 10 से 12 साल है। 65 की उम्र के बाद पक्का, 60 की उम्र के बाद कुछ पेशेंट्स में, और 50-55 से कम की उम्र में ये प्रोसीजर इंडिकेटेड नहीं है। वाल को खोलने का भी है कोई, वाल श्रिंक हो जाता है उसको बैलून से खोलते हैं? बैलून से पहले हम खोला करते थे, बट जब बैलून से खोलते हैं वो 3 महीना में वापस आ जाता है। इसीलिए ये वाल्व बना, जब बैलून सक्सेसफुल नहीं हुआ तब हम उसको पूरा वाल्व लगाएं। इसके अंदर पूरा वाल्व है, एक स्केल्टन है, अपने को दिखाना चाहिए। वो लैपटॉप आ सकता है मेरा? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन, अ फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को मिले तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। इसी बारे में सारा कहते हैं, आप लोगों के ज़रिए ये मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर कमल बैठे हैं यहाँ, बड़े प्रचलित डॉक्टर हैं करनाल के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो एक कितना साल पहले, 4-5 साल पहले हुई, तो डॉक्टर कमल ने मेरे से डिस्कशन स्टार्ट किया। डॉक्टर कमल आपको बताते हैं ये स्टोरी। तो अब उसमें उनकी एज थी काफ़ी, जैसा सर ने एलिब्रेट किया, बिल्कुल अक्सर जिनके हार्ट के वॉल्व ख़राब हैं या वॉल्व घिस गए हैं, उन लोगों को अक्सर सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। वो हार्ट फेलियर की तरफ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट LVF। तो ऐसा ही उनको बाय चांस हो रहा था हर वक्त। तो उनकी, जैसे सर ने बताया कि एक इको कराई जाए, उसके अंदर पता लगता है कि हार्ट के जो वॉल्व हैं वो कैल्सीफाइड है। तो ऐसे में उसी को ऑटिक स्टेनोसिस कहते हैं। अब वही मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो, एजिड पर्सन हो, बैकग्राउंड वीक हो, लंग्स वीक हो, डायबिटिक स्टेटस हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ऐसे लोगों को सर्जरी टैकल नहीं कर सकते। तो सर से डिस्कशन होने के बाद, मल्टीपल मीटिंग्स होने के बाद एक हम कन्विंस्ड हुए, और उसके अंदर जो सर प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हैं टैवर, वो किया गया। और आज टचवुड इज एब्सोल्युटली फाइन। जो बार बार चीज़ें हो रही थी वो नहीं है। हाँ, सो और भी अब बताओ फिर। अरे बिल्कुल, तो सुविधा हर जगह ही है। एवरी MD मेडिसिन या एवरी DM कार्डियोलॉजिस्ट के पास ऑलमोस्ट इको एक अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन ही कहने का। देखो, हम इंडिया में हेल्थ को बहुत पीछे टांगा जाता है। 4000 खर्च के आप महीना में एक बार सिनेमा हॉल में मूवी तो देखा होगे, बट साल में कभी 2000 का टेस्ट नहीं कराओगे। और उसी में ही सारा कुछ राज छुपा हुआ है। अभी इंडिया में सडन डेथ्स क्यों ज़्यादा होती हैं, इंडिया में क्यों एकदम से हेल्थ डिटीरियोरेट करती है, क्योंकि एनुअल चेकअप्स नहीं हैं, लोग कराना नहीं चाहते। ये इतना ही अवेयरनेस नहीं है, बाकी तो बहुत दूर की बात है। हम यही चीज़ क्रिएट करें भी 50 के बाद हर 2-3 साल में एक बार, और 60 के बाद हर साल में एक बार अपना पूरा रूटीन चेकअप कराएं, जिसमें
अब हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आए जो आ तो रहे हैं जब मुझे लग रहा है मुझे दमा की शिकायत है और 10 साल से दमा की शिकायत है, अब वो दमा के लिए ट्रीट हो रहा है पेशेंट, और जब हम एको करते हैं तो उसको एओर्टिक स्टेनोसिस है जी सीवियर। अब वो दमा की तो दवाई लिए जा रहा है, बट ये नहीं पता भी एओर्टिक स्टेनोसिस से आप लाइफ के रिस्क पे बैठे हो जब तक ट्रीट नहीं होगा। किसी ने उसको अच्छे से एको ही नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा पॉइंट पहले ये होना चाहिए भी अपना हेल्थ चेकअप एनुअली 60 के बाद और 50 के बाद 2-3 साल में एक बार ज़रूर कराएं। इट डजेंट मैटर मच, कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल। डॉक्टर कमल ने बताया 2000, उसके साथ 1000 और जोड़ लो, बाकी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल सब जैसे कर। आजकल हम सारे सक्रिय अपने ब्लड टेस्ट को लेके हो गए हैं, तो एटलीस्ट इको भी उसमें ऐड होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड भी उसमें एक ऐड ऑन होना चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी ए कंप्लीट चेकअप। आई थिंक आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग सक्रिय हो रहे हैं ब्लड टेस्ट को लेके, वो अपना कार्डियक वर्कअप और एक अल्ट्रासाउंड के रास्ते, बिकॉज सांस के मुख्य कारण में से किडनी, हार्ट और लंग्स अक्सर तो यही है। बिल्कुल। सो शुगर